देखिए, कोशिश करने वालों के लिए दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर दिल लगा के आप कोशिश करते हैं पूरे तन, मन, धन से, तो आप सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। देखिए, आज है 27 अक्टूबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जो है आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने गूगल पर कितना जुर्माना लगाया। तो देखिए, भारत ने गूगल पर जो है कुल 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए, गूगल को भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कई क्षेत्रों में अपनी प्रमुख स्थिति यानी कि डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग करने के लिए दंडित किया गया है। गूगल की बात करें तो देखिए, गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, और गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई थी, और गूगल का मुख्यालय अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित है, और इसके संस्थापक है लैरी पेज और सर्जी बिन। और देखिए, गूगल जो है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फाबेट इंक। देखिए, ये जो 5 पॉइंट मैंने बताया, ये पांचों पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, तो 5 प्रश्न आपके यहाँ से भी बन सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला कि हाल ही में किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता बंगाली फिल्म निर्देशक का निधन हो गया। तो देखिए, बंगाल के बहुत ही फेमस फिल्म निर्देशक थे, जो कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे, जिनका नाम था पिनाकी चौधरी। फोटो यहाँ पे दिख रही है। तो पिनाकी चौधरी का हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, पिनाकी चौधरी का जन्म 19 सितंबर 1940 को हुआ था, और कला और संगीत में इनकी अलग अलग रुचि थी। इन्होंने 1983 में फिल्म छेना अचेना का निर्देशन करते हुए फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था। तो पिनाकी चौधरी कौन थे? एक बंगाली फिल्म निर्देशक थे, जिनका निधन हो गया हाल ही में। और अगला है कि इस मंत्रालय के द्वारा काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, जो काशी तमिल संगमम कार्यक्रम है, इसका जो आयोजन है ये शिक्षा मंत्रालय करेगा भारत का। देखिए, जो काशी तमिल संगमम है ये 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है, जो कि नवंबर महीने में 16 तारीख से आयोजित किया जाएगा, यानी कि 16 नवंबर से ये कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपका काशी तमिल संगमम का है, इसका उद्देश्य है वाराणसी यानी कि बनारस और तमिलनाडु के बीच में ज्ञान और प्राचीन सभ्यतागत संबंधों के जो है सदियों पुराने बंधन को फिर से खोजना। और सबसे खास बात, इस काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में जो है आईआईटी मद्रास और आईआईटी बीएचयू काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में जो है काम करेंगे, और इस कार्यक्रम में 3000 मेहमानों को आमंत्रित किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक अलग से प्रश्न ये पूछेगा कि अभी हाल ही में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इस कार्यक्रम में जो है नॉलेज पार्टनर के रूप में किन शिक्षण संस्थानों को आमंत्रित किया गया था। तो आईआईटी मद्रास और बीएचयू आपका जो है ये सही आंसर होगा, ठीक है। और अगला कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर बीमल जालान ने। आप पुराने 100 के नोट देखेंगे, उसमें लिखा होगा, नीचे साइन किया होगा बीमल जालान, ठीक है। ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। देखिए, भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर बीमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज अ ग्लोबल सुपर पावर पुस्तक को लिखा है, जो कि बीमल जालान की गहरी अंतर्दृष्टि से भारत के विकास पथ लाभों का एक स्टॉक टेकिंग है। और बीमल जालान के बारे में बात करें तो देखिए, इन्होंने अपनी जो इनकी पुस्तक है, ठीक है, इसको 3 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में 4 अध्याय हैं, जो कि अर्थव्यवस्था पर आधारित है, और उसके बाद फिर शासन और राजनीति पर जो है इनके 2 भाग हैं, 3-3 अध्याय दोनों के हैं, ठीक है। और देखिए, जो आपके डॉक्टर बीमल जालान है, इनके द्वारा साझा किया गया प्राथमिक ध्यान भारत के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना है, चाहे चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के राजनीतिक एजेंडे की घोषणा की गई हो। और अगला कि हाल ही में विश्व बैंक ने 1960 की जो सिंधु जल संधि है, इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच असहमति और मतभेदों को देखते हुए किसे किशन गंगा और रातले जलविद्युत संयंत्रों के संबंध में मध्यस्थता न्यायालय का अध्यक्ष अपॉइंट किया है। तो देखिए, व्यक्ति आपके हैं सियान मर्फी।
देखिए एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है सिंधु जल संधि, ठीक है, ये कब हुआ था और किन देशों के बीच का एक संधि है। तो देखिए 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी और ये संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये संधि क्या है, इसको बस एक लाइन में जान लेंगे उतना काफ़ी है, उतने में आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा माजरा क्या है। अभी याद कर लीजिए कि विश्व बैंक ने 1960 की जो सिंधु जल संधि थी इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो असहमति है और मतभेद हैं इसको मिटाने के लिए जो है किशन गंगा और रातले जल विद्युत संयंत्रों के संबंध में मध्यस्थता न्यायालय का अध्यक्ष सियान मर्फी को अपॉइंट किया है। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं माइकल लिनो, इनको जो है इस मामले का तटस्थ विशेषज्ञ अपॉइंट किया गया है। और सिंधु जल संधि क्या है, देखिए सिंधु जल संधि के तहत पूर्वी नदियां सतलज ब्यास रावी, ठीक है, के पूरे जल का जो उपयोग है ये भारत करेगा बिना रोक टोक के। यानी कि जो सिंधु जल संधि है, देखिए सिंधु नदी ऐसे बहती है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में, ठीक है। देखिए ये आपका सिंधु जल संधि का एक जीता जागता यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा मैं उदाहरण पेश कर दे रहा हूँ। एक तरीके से देखिए ये आपकी देखिए इंडस यानी कि सिंधु नदी है, ठीक है। देखिए सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस कहते हैं। आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा। तो सिंधु नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं जिनमें आपका है 3 प्रमुख नदी झेलम, चेनाब और सतलज, ठीक है। तो ये जो सब संधि हुई थी तो ऐसा ये एग्रीमेंट हुआ था कि ये जो 3 नदियां जो भारत की तरफ हैं झेलम, चेनाब और सतलज, इनका उपयोग जो है कौन करेगा, भारत करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंधु जल संधि के तहत जो पूर्वी यानी कि पूरब की नदियां हैं सतलज, ब्यास और रावी, इसके पूरे जल का उपयोग भारत कर सकता है बिना रोक टोक के, चाहे जैसे करे। लेकिन जो पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, ठीक है, तो सिंधु, झेलम और चेनाब का जो जल है ये मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, यानी इधर वाली जो नदियां हैं, ठीक है। तो ये है सिंधु जल संधि, इसको नोट कर लीजिएगा। और छठवां प्रश्न की हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में जोड़ा गया। तो देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी हाल ही में म्यांमार को यानी कि बर्मा को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में जोड़ दिया है। देखिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसने म्यांमार को जो है इस सूची में जोड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस लिस्ट को यानी कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो उच्च जोखिम वाली देशों की सूची है, तो इस सूची को मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए शासन में रणनीतिक कमियों के कारण ब्लैकलिस्ट के रूप में जो है जाना जाता है। यानी कि इस लिस्ट में जिसको भी शामिल किया गया ऐसा माना जाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, आतंकवादी वित्त पोषण में और प्रसार वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए शासन में रणनीतिक कमी है उसमें, तो उसके साथ जो इसको ब्लैक लिस्ट के रूप में जाना जाता है। और देखिए म्यांमार तीसरा ऐसा देश है जिसे उत्तर कोरिया और ईरान के साथ इस सूची में जोड़ा गया है, यानी कि म्यांमार को जोड़ा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा म्यांमार को जो है उत्तर कोरिया और ईरान के बाद ऐसे तीसरे देश के रूप में जो है चिन्हित किया गया है जो इस सूची में सम्मिलित किया गया है। देखिए म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार की जो कैपिटल ऐप की है नेपायदा और यहाँ की करेंसी है म्यांमार क्याद, ठीक है। और देखिए कहीं कहीं बर्मीज क्याद भी आपको मिलेगा। और म्यांमार की पॉपुलेशन है 5.48 करोड़ और म्यांमार की प्रधानमंत्री हैं मिन आंग हलिंग, ठीक है। और देखिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसका मुख्यालय आपका है फ्रांस के पेरिस में और इसका स्थापना हुआ था 1989 में। और जो टी राजा कुमार है ये वर्तमान में प्रेसिडेंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। और देखिए यहाँ पे आपको ग्लोब दिख रहा है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से धरती का है छोटा सा नमूना दिख रहा है। और ये पोजीशन जो आपका ये मतलब पोर्शन जो आपका है ये एशिया का है। तो एशिया में कुछ इस स्थान पे ये रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है आपका म्यांमार का पार्ट है। और इसको आप अगर इधर लाएंगे तो ये देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये म्यांमार का है। देखिए म्यांमार जिसको आप बर्मा भी कहते हैं हिंदी में, तो देखिए म्यांमार के उत्तर में देखिए यहाँ पे आपका चाइना है, ठीक है। और बगल में म्यांमार जो अपनी सीमा किससे बना रहा है, वियतनाम से बना रहा है। और फिर इधर थाईलैंड से बना रहा है। और यहाँ पे देखिए भारत जो है इसकी सीमा सीधे सीधे जो है म्यांमार से लगती है। और थोड़ा सा पार्ट बांग्लादेश का भी जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो इसलिए जब रोहिंग्या वाला केस हुआ था, रोहिंग्या मुस्लिमों को मारकर जब वहाँ से एक तरीके से प्रताड़ित करके भगाया जा रहा था,
तो वो जो है कहाँ पे जा रहे थे, ये बिल्कुल इस बांग्लादेश में ऐसे इंटर कर रहे थे, क्योंकि वो भी इस्लाम को मानने वाले लोग थे, रोहिंग्याज। और बांग्लादेश भी एक इस्लामिक कंट्री है, तो इसीलिए ये सबसे पहले भाग के कहाँ पे गए, बांग्लादेश में। और कुछ जो रोहिंग्याज जो है ये आपकी इंडिया में भी शरण लिए थे, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ पर जो है ये एंट्री पाकर, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा म्यांमार के बारे में एक तरीके से एक आउटलाइन, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बता दिया ये चीज़ें, क्योंकि मैंने देखा है कई बार हमारा पड़ोसी देश जो कि म्यांमार है, ठीक है, तो एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश म्यांमार से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो म्यांमार से सीमा कौन कौन बनाता है, ये याद रहेगा तो आप जो है आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। तो म्यांमार के साथ बांग्लादेश, भारत और चीन और वियतनाम और थाईलैंड, ये सभी देश जो है अपनी सीमाएं बनाते हैं। अगला कि भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने। तो देखिए हाल ही में एक महिला है एलिजाबेथ जोन्स, ठीक है, जो कि 74 साल की हैं। इनको भी हाल ही में जो है भारत में अमेरिका का राजदूत यानी कि एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये जो है अफगानिस्तान में जो है जो अफगान पुनर्वास प्रयास है इसकी समन्वयक थी। तो याद रखिएगा भारत में अमेरिका की नई राजदूत एलिजाबेथ जोन्स बन गई हैं। अगला है कि इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है। तो देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अपने सबसे भारी रॉकेट जिसका नाम था LVM-3M2, तो इसके जरिए टोटल जो है 36 उपग्रहों को ऑर्बिट में यानी कि उसकी कक्षा में स्थापित किया है, जहां पर वो परिक्रमा करेंगे और अब अपना वर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए जो आपका रॉकेट है LVM-3M2, इसको अभी हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पैड यानी कि SLP से लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही ब्रिटेन स्थित ग्राहक के लिए यानी कि अपने ब्रिटेन के ग्राहक के लिए 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को निचली कक्षा में स्थापित किया गया इसरो के द्वारा अपने इस LVM-3M2 रॉकेट से लॉन्च करके। और देखिए इस लॉन्च के साथ ही LVM-3 ने कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में प्रवेश कर लिया है, यानी कि अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कमर्शियल रूप से दुनिया के विभिन्न देशों के उपग्रहों को स्थापित करेगा उनकी कक्षा में। और अगला कि पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है। तो देखिए भारत को अभी हाल ही में जो है शामिल कर लिया गया है 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों की सूची में। देखिए शतरंज में भारत सहित शीर्ष 12 शतरंज खेलने वाले देशों की टीम नवंबर 2022 में यरूशलेम इजराइल में जो है 2022 पुरुष विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप में भाग लेंगी। और अन्य भाग लेने वाले देश चीन, उज्बेकिस्तान, फ्रांस, यूक्रेन, स्पेन, नीदरलैंड और पोलैंड है। और आज का आखिरी प्रश्न है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बन गए हैं। तो देखिए जो आपके अमन सेहरावत हैं ये जो है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले रेसलर बन गए हैं, और इसीलिए प्रश्न हर हालत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 16 साल के जो अमन हैं ये इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। इन्होंने तुर्की के अहमद दुमान को फाइनल में 12-4 से मात देकर ये स्वर्ण पदक जीता। देखिए भारत के साजन भानवाला इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले पहले ग्रीको रोमन पहलवान भी बन गए हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि लिज ट्रस ने हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया, बताइए। और अगला कि अभी हाल ही में ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बताइए जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला कि भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया, बताइए। और चौथा किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 जीता, बताइए। और पांचवा प्रश्न की सेंटी मिलेनियर के उदय पर वैश्विक शोध में भारत का कौन सा स्थान है, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए कल के का पहला प्रश्न था कि PMAYU अवार्ड 2021 में किस राज्य को सर्वोच्च सम्मान दिया गया। तो देखिए राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। और दूसरा प्रश्न था कि यूबी के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए अतनु चक्रवर्ती यूबी के नए अध्यक्ष बने हैं। और अपराजिता सारंगी जो है इनको अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया हाल ही में। और देखिए बिहारी में
जो जापान की कैबिनेट है इसने एक कानून को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें तलाक के समय गर्भवती महिलाओं को दोबारा शादी करने के पहले 100 दिन का इंतजार करना पड़ता था। हालांकि अभी हाल ही में कोरिया गणराज्य जो है यहाँ पर सारंग का 8वां संस्करण आयोजित किया गया भारत के द्वारा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।